1990 से आगे बढ़ते हैं। 1992, 1992, 6 दिसंबर को कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। आप वहीं पर थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। आप कहाँ पे थे? 6 दिसंबर 92 को मैं CID में DIG था, हाँ जी। लखनऊ में। But there is something about the Babri Masjid demolition and you. This, perhaps you are referring to what happened in Kanpur afterwards. Actually, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में रिएक्शन हुआ था, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी रिएक्शन हुआ था। तो उसमें कुछ सिटीज़ ज़्यादा अफेक्टेड थी। उसकी वजह थी कि वहाँ पर पहले से थोड़ी सी हिस्ट्री रही थी हिंदू मुस्लिम टेंशन्स की। तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर काफ़ी पहले से हिंदू मुस्लिम टेंशन्स चल रही थी। और उस समय ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सिटीज़ थी, उनमें से एक कानपुर था। तो 1993 में मेरी पोस्टिंग कानपुर में हुई, इमीडिएटली आफ्टर दिस डिमोलिशन। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कंट्रोल करना था राइट को, क्योंकि वह राइट बहुत हुआ था 1992 दिसंबर की घटना के बाद। और कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ही 254 लोग मारे गए थे। ये अखबार की न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स में निकली। मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 2000 के हैं और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। अनऑफिशियली कितने होंगे ये पता नहीं। नहीं, वो तो ओवर अ पीरियड पूरे बड़े रीजन की बात हो रही है। मैं कानपुर सिटी की बात कर रहा हूँ। तो 250 लोग उसी सिटी में इसके रिएक्शन के तौर पर कहा जाता है मुस्लिम्स मारे गए थे। हिंदूज भी मरे थे उन राइट्स में। कितने मरे थे? शायद 27 या कुछ थे। तो कहना यह है कि वो राइट्स बहुत बड़े राइट्स थे। आग लगी थी जगह जगह, कई बिल्डिंग्स आग में थी, दुकानें और बाज़ार पूरे के पूरे, बहुत बुरा हाल था। उसके बाद मैं वहाँ गया था एस DIG। तो वाइल आई वॉज पोस्टेड देयर एस DIG, वहाँ पर एक घटना हो गई। एक काला बच्चा नाम के पॉलिटिकल लीडर थे। काला बच्चा उनको कहते थे। उनका असली नाम मुन्ना सोनकर था। तो मुन्ना सोनकर जो थे वो काला बच्चा इसलिए कहलाते थे कि उनके माँ बाप उनको प्यार से काला बच्चा कहते थे। अच्छा। क्योंकि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, प्यार में काला बच्चा कहा होगा, तो फिर वही नाम पड़ गया उनका। तो वहाँ पर पूरे कानपुर में वो काला बच्चा के नाम से जाने जाते थे। तो वो थे कौन? और वो BJP के एक लीडर थे, इलेक्शन लड़ चुके थे, पार्षद का इलेक्शन लड़ा था और शायद MLA का भी एक बार टिकट मिल चुका था, लेकिन जीते नहीं थे। और वो इसलिए भी विख्यात थे कि ये जो घटना हुई थी 6 दिसंबर वाली, उसके बाद जो रिएक्शंस हुए थे, तो कहा जा रहा है कि जो इतने सारे मुस्लिम्स गए थे उसमें, जो राइट्स हुए थे, उसमें इनका भी हाथ था। अब पता नहीं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा इसलिए कमेंट नहीं करूँगा, इसका मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ये सुनी सुनाई बात है, इसलिए मैं पूरी तरह जानता नहीं हूँ। लेकिन इनकी गिनती उन लोगों में होती थी जो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप में आए हैं क्योंकि इन्हें हिंदूज का रक्षक और मुस्लिम्स का विरोधी या ख़त्म करने वाला माना जाता था। BJP में आ गए थे और BJP के लिए टिकट मिलना था इनको अगले इलेक्शन में, ये बात चल रही थी। ये मारे गए। तो जब इनको मारा गया तो वो जिस जगह घटना हुई, इनके स्कूटर पे जा रहे थे, ब्लास्ट हुआ और ये मर गए। इनके जो पीछे बैठा हुआ था स्कूटर में, वो बच गया और वो हमारा की विटनेस हो गया कि कैसे हुआ था ये। किसने मारा था? तो पूरी हम लोगों ने विवेचना जब शुरू की थी तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि इनको मारने वाले कोई हिंदू ही थे और ये वो लोग थे जो बिजनेस में इनके साथ जिनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। ये बिजनेस अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे इनकी फैमिली का, वो सुअर का था। सुअर के बाल, सुअर की खाल और सुअर का गोश्त, इन तीनों चीज़ों का बिजनेस ये करते थे। तो ये करते ही बहुत लोग करते हैं। और सुअर के बाल से ब्रश बनते हैं, सुअर की खाल से चमड़े बनते हैं और सुअर की जो गोश्त होता है लोग खाते हैं। हड्डियाँ भी किसी काम से बिक जाती हैं। तो ये इस तरह से
वहाँ पर जैसे फार्मिंग होती है, कुछ लोग बोवाइन की फार्मिंग करते हैं। वेस्ट उधर न्यूजीलैंड वगैरह में तो आजकल सबसे बड़ा धंधा यही है कि वो फ्लैश बेचते हैं। तो फ्लैश के लिए वो ये उनके फार्म होते हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में गाय, सैकड़ों की संख्या में हिरन और सैकड़ों की संख्या में खरगोश, इस तरह के जानवर जिनका मीट खाया जाता है वो लोग करते हैं। ये हमारे यहाँ सिर्फ इस तरह के बिज़नेस के लिए सूअर का ही बिज़नेस होता है। और आप अगर ये मानते हैं कि ब्रॉयलर्स भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग भी इसी तरह की चीज़ है। तो ये वहाँ पर होता है। वहाँ पर एक जो सोनकर कम्युनिटी है, जो मुन्ना सोनकर थे ना, ये करती है काम वहाँ पर। ट्रेडिशनल वर्क है, सैकड़ों साल से ये काम कर रहे हैं। तो ये भी करते थे और काफ़ी सफल हो गए थे। और इन्होंने अपनी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना ली थी जिसमें खुद भी थे और वहाँ पर कुछ लोग और रहते थे। उसमें हिंदू मुस्लिम सब रहते थे। और कहा जाता है कि जब राइट्स होने लगे थे तो इन्होंने अपने यहाँ जो इनकी बिल्डिंग के मुस्लिम से जितने भी, उनको सुरक्षित रखा, उनको पूरी रक्षा प्रदान की, पूरा ध्यान रखा उनका। तो मुस्लिम्स भी ये मानते थे कि ये हमारा रक्षक है, हिंदूज़ में ये मान्यता थी कि ये हमारा रक्षक है। तो इस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी तो थी। लेकिन ये पार्टी जो थी बीजेपी ने इसलिए लिया था कि 1992 के इंसिडेंट के बाद इनको ये देखा जा रहा था कि हिंदुओं के रक्षक हैं, तो इसलिए बीजेपी में चले गए थे। But why is he the highlight of the story? Highlight of the story because the reaction to his killing was very strong. ऐसा क्यों? बिकॉज उन्हें लगा कि हमारा जो लीडर है वो मर गया। हाँ बिल्कुल। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जिसके, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी आए थे इस घटना के बाद कानपुर में, कानपुर, और इनके दूसरे नेता आए थे। तो आप किताब अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था विद इन द सिटी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। हमारी विवेचना से ये निकल रहा था कि ये एक्चुअली बिजनेस की वजह से हुई थी घटना, लेकिन लोग इसको रंग देना चाहते थे कम्युनल। और जब कम्युनल रंग होता है इस तरह की हत्या का, एक वेल नोन व्यक्ति की हत्या होती है, तो उसका एकदम रिएक्शन पूरी सोसाइटी में होता है। इंदिरा गांधी जब मारी गई थी तो कितना बड़ा रिएक्शन पूरे देश में हुआ था। तो ऐसा होता है। अ वाइल बैक आपने कहा था सर कि जो पुलिस वाले हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती टू फाइट अगेंस्ट अ टेररिस्ट, अ मिलिटेंट, है ना। ऐसे ही जो कम्युनल राइट्स होते हैं उनको हैंडल करना एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हाँ, इसको कैसे किया जाता है? इसको फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स किस तरह डील करना है ये हम लोग बहुत बचपन से सीख लेते हैं, क्योंकि कम्युनल राइट्स होते आ रहे हैं बहुत सालों से, अब तो बहुत सदियाँ हो गई। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, वो एक नया एक्सपीरियंस था 80s में, 79 80 से शुरू हुआ। कश्मीर वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी हुई, ये इंसर्जेंसी वगैरह की सिचुएशंस नॉर्थ ईस्ट में होती रही। फिर ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, LWE जिसको कि नक्सलवाद भी कहते हैं, वो शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से देखते आ रहे थे और इनसे डील करते आ रहे थे, और इनकी ट्रेनिंग होने लगी थी। हमारे स्पेशल सेल बन गई थी जो इन चीज़ को डील करती थी। इनके बारे में कैसे इंटेलिजेंस गैदर करनी है वो सीखना शुरू कर दिया था। उनसे डील कैसे करना है, किस तरह के फोर्सेस होंगे, कौन जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये ओवर द ईयर्स हम सीख गए थे। इसी तरह से पंजाब पुलिस ने जब बहुत साल तक सिख मिलिटेंसी से डील किया तो वो लोग भी सीख गए थे कि किस तरह करना है, और धीरे धीरे वो जीत गए थे। पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया कि इसको कंट्रोल कर लिया था। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ पैदा हुई थी। ना तो हम उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार थे, ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही मैन पावर था, तैयारी नहीं थी। ये मतलब है। अब ऐसा नहीं है। आपने कहा तैयार, इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब होती है। अब लोगों को बताया जाता है, इसका पूरा सबक सिखाया जाता है, और कुछ लोगों को स्पेशलिस्ट भी बनाया जाता है। हम जो देखते हैं कि जो वाटर गन्स हैं, जो टीयर गैस है,
वो सब ही होते हैं तरीके कि मॉब को पीछे करने के लिए, या फिर कुछ और भी होता है? वो उसके लिए पूरी ड्रिल बनी हुई है कि आप उनको पहले वार्न करेंगे, फिर आप लाठी चार्ज करेंगे, फिर आप उनके ऊपर रबर बुलेट्स चला सकते हैं, वाटर कैनन्स चला सकते हैं, और अगर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है तो गोली चलाएंगे आप। तो ये सारी ड्रिल बनी हुई है, और उसके लिए क्या क्या कारण होते हैं कि किस स्टेज पर जाकर ऐसा लगने लगता है कि गोली चलाए बिना काम नहीं चलेगा, वो कैसे आता है, और क्या वार्निंग्स दी जाती हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे सभी सीख जाते हैं, क्योंकि पुलिस फोर्सेस जो हैं जिस चीज़ से डील करते हैं, तो दे लर्न ऑन द जॉब, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं।